गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं ज़रूरी खबरें। 2 दिन पहले भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियन महिला रेसलर को हराया था, जिसके बाद सभी खुश हो गए थे और अब लगा था कि गोल्ड तो पक्का है। लेकिन कल सुबह एक बुरी खबर मिली। खबर ये थी कि विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, जिसके बाद पूरा देश गमगीन हो गया। और आज सुबह एक और बुरी खबर मिली, जिसमें विनेश फोगाट ने ट्वीट कर अपने संन्यास का ऐलान किया है। आज सुबह करीब 5:17 पर उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में अपने संन्यास का ऐलान किया। ये फैसला दिल पर पत्थर रखकर ही उन्होंने लिया होगा, क्योंकि डिस्क्वालीफाई होने के बाद इस वक्त विनेश की समझ सकती हैं कि वो किस स्थिति से गुजर रही हैं। उनके कुश्ती को अलविदा कहना फैंस के लिए काफी शॉकिंग खबर है। बता दें कि भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट अब रेसलिंग मैच पर नजर नहीं आएंगी। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट डालकर संन्यास का ऐलान किया। 3 ओलंपिक में भारत के लिए हिस्सा ले चुकी विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान करते हुए लिखा कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं और इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। अलविदा कुश्ती 2001-2024। आपको बता दें कि भारत की सबसे बेहतरीन पहलवानों में से एक माने जाने वाली विनेश फोगाट हैं। विनेश के ताऊ महावीर सिंह ने फोगाट और उनकी बहन बबीता फोगाट को बेहद कम वक्त में कुश्ती से परिचय कराया था। विनेश अपनी चचेरी बहन गीता और बबीता के नक्शे कदम पर चली और वो उस वक्त महज 9 साल की थी जब उनके पिता का निधन हो गया था। पेरिस ओलंपिक में जहां विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने की खबर के बाद पूरा देश दुखी हो गया, तो वहीं इसी बीच राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस सब मामले को लेकर क्या कहा है, क्या ट्वीट किया है, चलिए जान लेते हैं। राकेश टिकैत ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा, ये बेहद दुखद खबर है कि देश की बेटी को साजिश के अखाड़े में हरा दिया गया। महिला पहलवान विनेश ने पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन को पराजित करते हुए फाइनल में जगह हासिल कर ली थी। किसी ओलंपिक में कुश्ती मुकाबले में फाइनल में पहुंचने वाली विनेश पहली महिला पहलवान बनने का रिकॉर्ड बना चुकी थी। देश को विनेश के प्रदर्शन से ओलंपिक में पहले गोल्ड की उम्मीद जगी थी, लेकिन अंतिम वक्त में विनेश को फाइनल से बाहर करते हुए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद फिर देश में एक बहस शुरू हो गई। राकेश टिकैत ने लिखा कि ये बेहद दुखद खबर है कि देश की बेटी को कोई खेल के अखाड़े में नहीं हरा पाया, लेकिन साजिश के अखाड़े में हरा दिया गया। देश का एक मेडल आज राजनीति का शिकार हो गया। ये देश इस दिन को कभी नहीं भूलेगा। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि हर संघर्ष से इस साजिश और राजनीति का जवाब दिया जाएगा। उधर वक्फ बोर्ड को नियंत्रण करने के लिए बने कानून में संशोधन को लेकर विधेयक आज मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में पेश करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कई मुसलमान सांसद इसका विरोध कर चुके हैं। वहीं आज लोकसभा में इस विधेयक को मुस्लिम सांसदों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करना है। ये विधेयक 18 फरवरी 2014 को राज्यसभा में पेश किया गया था। सूत्रों से खबर मिली है कि सरकार की प्राथमिकता कानून को लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित कराना है और वो इसे संयुक्त रूप से भेजने के लिए आगे चर्चा के लिए समिति तैयार कर रहा है। वहीं पिछले 2 महीनों में सरकार ने बिल पर करीब 70 समूहों से सलाह ली है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के अलावा गरीब मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं को न्याय देना है। बता दें कि देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं। ये उन्हें रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद रियल एस्टेट का तीसरा सबसे बड़ा मालिक बनाते हैं। विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों के गठन का प्रस्ताव है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा प्रस्तावित विधेयक के अनुसार वक्फ संपत्तियों से होने वाले सारे आय को दान कर खर्च करना होगा। उधर विधेयक में प्रस्ताव है कि जिला कलेक्टर ये तय करेगा कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी भूमि। इसमें बोहरा और आगा खानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड के निर्माण का प्रस्ताव है। मसौदा कानून मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आखानी और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। चलिए अब थोड़ा मौसम का हाल जान लेते हैं। बीते दिन बूंदाबांदी हुई, लेकिन ज्यादा बारिश नहीं हुई। तेज हवाएं चली, जिसके बाद
तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ आज भी मौसम विभाग का अनुमान है कि तेज बारिश होगी। कैसा रहेगा मौसम, बताते हैं आपको। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज सामान्यतः बादल छाए रहेंगे, बारिश भी हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रहेगी। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। बीते दिन दिल्ली में सुबह से हल्के बादलों की आवाजाही जारी थी, जिसके बाद बारिश हो गई। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। मौसम विभाग ने इसी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। बीते दिन की बात करें तो दिल्ली में सुबह से ही बादलों की आवाजाही जारी थी, जिसके बाद बारिश भी हो गई। अब आज देखना होगा कि मौसम कैसा रहेगा। वहीं अगर हवा की बात करें तो हवा लगातार दिल्ली में साफ बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बीते दिन दिल्ली का AQI 60 रहा। इस स्तर की हवा को संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। अगले 2 दिनों के दौरान भी हवा की गुणवत्ता का यही स्तर बना रहेगा। वहीं बीते दिन हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है। इसी को लेकर आज उनकी सरकार कार्यभार संभालने जा रही है। इसी को लेकर रात 8 बजे उनके सभी मंत्री शपथ लेने वाले हैं। वहां की सेना के जनरल जमा ने बताया कि अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद में 15 सदस्य होंगे और उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस होंगे। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार रात यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। बता दें कि बांग्लादेश के लिए रवाना होने से पहले पेरिस हवाई अड्डे पर यूनुस ने कहा, सरकार के प्रमुख के तौर पर उनकी प्राथमिकता देश में सामान्य स्थिति कायम करने की होगी। देश में स्थिति सामान्य हो और सभी पीड़ितों को न्याय मिले, इसके लिए वो पहले दिन से ही कोशिश करेंगे। इसी बीच बांग्लादेश के न्यायालय ने मोहम्मद यूनुस को श्रम कानून के उल्लंघन के लिए दी गई 6 महीने की कारावास की सजा को रद्द कर दिया। हसीना सरकार के कार्यकाल में दर्ज मामले में ये सजा दी गई थी। ये जानकारी एक समाचार एजेंसी से हमें मिली है। कई मामलों में सजा पाकर 2018 से घर में कैद देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मंगलवार को रिहाई हो गई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा ने कहा कि लोगों ने अपने संघर्ष से असंभव को संभव करके दिखाया। अब गुस्से और बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि प्रेम और शांति से देश का पुनर्निर्माण किया जाएगा। खालिदा की पार्टी भी अंतरिम सरकार का हिस्सा होगी। तो ये थी आज की वो ज़रूरी खबरें जो आपने जानी, और अब आपको इनका अपडेट भी लेना होगा, तो आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।